हेलो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, अगर कोई व्यक्ति है और वह किसी दूसरे ग्राम सभा में या दूसरे ज़िले में या दूसरे राज्य में उसकी ज़मीन है और वह ज़मीन छोड़ करके वहाँ का उसका पता नहीं है, पता कहीं और का है, निवासी कहीं और का है, ज़मीन किसी उसका कहीं और है, तो उसका ज़मीन कलेक्टर के द्वारा या राज्य सरकार के कोटे में वो ज़मीन कैसे चली जाती है, वह भूमि कैसे परित्याग हो जाता है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इससे पहले अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, अच्छी जानकारी इसमें मिलने वाली है। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के तरफ, अपनी जानकारी के तरफ। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा 122 है वो क्या कहती है? 122 कहता है भूमिधर द्वारा परित्याग। भूमिधर द्वारा परित्याग, भूमिधर के द्वारा परित्याग यानी कोई उसकी भूमि है, ये खेत है, जमीन है, और यह जो जमीन है यह किसी दूसरे ग्राम सभा में है जहां ये कभी कभार साधारणतः निवास करता है और जाता है, लेकिन जो उसका मुख्य पता है वो कहीं और का है, तो ऐसी भूमि का यह परित्याग कर सकता है। ये कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो इसका सबसेक्शन, एक धारा 122 का सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6, इसमें 6 बातें बताई गई हैं। 6 पॉइंट को हम लोग जानेंगे। और नियम इसमें कितने हैं? नियम 114, 115 और 116। ठीक है, 114, 115 और 116, और लास्ट एक नियम है 117। ये 4 नियम हम लोग इस धारा के अंतर्गत जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। ये सबसेक्शन 1 में ये कहा गया है, ये बताया गया है कि अगर कोई भूमिधर है और वह 3 कृषि वर्ष से वह उस भूमि का कृषि कार्य नहीं किया है, वह उसे छोड़ दिया है, छोड़ने के बाद ऐसी जानकारी जब या उस पे कोई लोन है, कर्जा है किसी बैंक का या बंधक है वह ज़मीन, और इसी कारण वह छोड़ दिया है या काफ़ी समय से उस भूमि को छोड़ करके वो कहीं और रह रहा है, उस भूमि का कृषि कार्य नहीं कर रहा है, और ऐसी बात अगर कलेक्टर को पता चलती है तो कलेक्टर क्या करेंगे? उस भूमि का जांच करेंगे और जांच करके उस भूमि को अपने अंडर में ले लेंगे। ठीक है, वह भूमि को अपने अंडर में ले लेंगे। वह भूमि किसके अंडर में चली जाएगी? अधिग्रहण में चली जाएगी, तो कलेक्टर के अधिग्रहण में वह भूमि चली जाएगी। ठीक है, कह रहा है यदि कोई भूमिधर लगातार 3 वर्ष कृषि कार्य अवधि तक भू राजस्व भुगतान न करे, वह लगातार 3 वर्ष तक कोई कृषि कार्य भू राजस्व को जो उसका कर होता है वह भुगतान न करे, उस भूमि का कृषि कार्य के लिए प्रयोग न करे, और वह जो भूमि है कृषि कार्य के लिए प्रयोग ना करें, और वह उस ग्राम को छोड़ करके कहीं और रह रहा है या वहाँ साधारणतः निवास कर रहा है, या उस ग्राम सभा को छोड़ करके उसकी जो
निवास है वो कहीं और का है, तो ऐसा अगर कलेक्टर को पता चलता है तो कलेक्टर क्या करेंगे, कलेक्टर उसकी जांच करेंगे। जांच करने के तत्पश्चात वह जैसा आवश्यक समझे भूमि को घृत भूमि का कब्जा ले सकता है, घृत भूमि का कब्जा ले सकता है, यानी वह भूमि को अपने कब्जे में ले सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर पहली बात जो बताई गई है भूमि को कब्जा ले लिया गया है, तो फिर अगर वह जो भूमिधर है उसके आवेदन पर अगर वो भूमि को वापस लेना चाहता है तो कलेक्टर उसे क्या कर सकते हैं, उसे भूमि को पट्टे पर दे सकते हैं। फिर पुनः भूमिधर को वह कलेक्टर पट्टे पर दे सकते हैं। यह दूसरी बात हो गई। ठीक है, तीसरी बात यह है कि जब कलेक्टर के द्वारा भूमि अपने अंडर में ले लिया गया है, ठीक है, तो जिस दिनांक से भूमि को कलेक्टर अपने अंदर ले लिया उस दिनांक से 3 वर्ष के भीतर भूमिधर को क्या करना पड़ेगा, दावा दाखिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दावा दाखिल करना पड़ेगा। और उस दावे पर वह दावा यह स्वीकार हो जाता है और उस दावे पर कलेक्टर जैसा उचित समझेंगे, जैसी विहित रीति से वह समझें, वह भूमि फिर क्या करेंगे, भूमिधर को वापस कर सकते हैं। वह भूमिधर को वापस कर देंगे। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात। चौथी बात यह है कि अगर वह दावा अस्वीकार कर दिया गया है और अगर दावा दाखिल किया गया है इनके द्वारा, ठीक है, इस तीसरी बात में दावा दाखिल कर दिया गया और वह दावा अस्वीकार कर दिया गया है, जहां दावा को अस्वीकृत कर दिया जाता है, कलेक्टर जोत को परित्यक्त घोषित करते हुए आदेश देंगे। ठीक है, परिपक्व घोषित करते हुए उसे आदेश देंगे। चौथी बात। पांचवी बात यह है कि अगर इसके कलेक्टर के द्वारा जो भी आदेश, चौथी बात में जो भी आदेश दिया गया है वह आदेश पेपर में क्या होगा, प्रकाशित किया जाएगा, पेपर में प्रकाशित किया जाएगा। और वह प्रकाशित, छठवीं बात, पांचवी बात में वह प्रकाशित किया जाएगा। अगर कलेक्टर का जो भी आदेश होगा वह प्रकाशित किया जाएगा। पांचवी बात। छठवीं, सबसेक्शन 6 में क्या कहा गया है, सबसेक्शन 6 में कहा गया है, इस धारा की कोई भी बात ऐसी भूमिधर द्वारा गृहीत किसी भूमि जोत पर लागू नहीं होंगी जिसके पक्ष में धारा 80 के अधीन घोषणा की गई हो, जहां ऐसी घोषणा निरंतर निर्सित अधिनियम 1950 की धारा 183 के भूमिधर द्वारा परित्याग का प्रावधान किया गया था, जहां निर्सित धारा 1950 की धारा 183 के तहत भूमिधर का परित्याग किया गया था। ठीक है, चौथी बात। चलिए हम लोग अब नियम जानते हैं कि नियम क्या है। कि अगर भूमि को कलेक्टर अपने अंडर में जांच करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यह पता करेंगे कि यह भूमि किसकी है, कौन सी फसली वर्ष की है, क्या क्या, वो तभी अपने अंडर में ले सकते हैं जब पूरा जांच कर लेंगे। या नियम 14 में बताया गया है। ठीक है, नियम 14 का जो फर्स्ट है, पहला है, वो ये कहता है कि अगर कलेक्टर के द्वारा भूमि अपने कब्जे में ले लिया गया है तो वो किसकी भूमि है, कौन सी फसली वर्ष की भूमि है, नंबर कौन सा है, ये सारी जानकारी, ठीक ना, ये इसके नंबर 1 में ये बताई गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। नियम 14 कह रहा है कि जब कभी भी पाया गया है कि किसी भूमिधर धारा 122 के अंतर्गत विहित चूक या अपने अधिकार को सौंप देने का कार्य किया गया, जो लेखपाल तत्काल प्रकरण से संबंधित आख्या तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को सूचित करेगा, जिसमें, ठीक है, अगर ऐसी भूमि है तो सबसे पहले आख्या, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो भूमि का परित्याग कर दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेखपाल जाएंगे, मौका मुआयना करेंगे, उस पर आख्या इकट्ठा करेंगे और उस आख्या को तहसीलदार को देंगे। तहसीलदार उस आख्या को प्रेषित करेंगे, यानी कलेक्टर के पास भेजेंगे।
अब उस आख्या में रहेगा क्या, उस आख्या का विवरण क्या है? उस आख्या का विवरण यह है कि संबंधित भूमिधर का नाम, उसके पिता का नाम, जिसकी भूमि कब्जे में ली जा रही है कलेक्टर के द्वारा, उसका नाम और उसके पिता का नाम, फसली वर्ष का उल्लेख जिसके लिए भूमिधर भू राजस्व की अदायगी करने में असफल रहा है, यानी वह फसली वर्ष जिस फसली वर्ष में, ठीक ना, भू राजस्व को वह कर देने में असफल रहा है। फसली वर्ष जिसमें उसने जोत का उपयोग नहीं किया है, और वह फसली वर्ष जिसमें वह जोत का उपयोग नहीं किया है, जिस वर्ष वह खेत को जोता बोया नहीं गया है। ठीक है, संबंधित खसरा नंबर और उस खेत का नंबर क्या है, संबंधित भूमिधर का अंतिम ज्ञात पता और उस भूमिधर का जो वाकई में उसका अस्थाई पता है, वो कहाँ रहता है, उसका वह पता, ये सारा विवरण लेखपाल के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा। और यह पूरा विवरण तहसीलदार इस पे देखेंगे और तहसीलदार इस आख्या को प्रेषित करेंगे किनके पास? कलेक्टर के पास। कलेक्टर के पास यह आख्या को प्रेषित करेंगे। अब इसमें दूसरी बात क्या है? दूसरी चीजें ये है कि ये सारा विवरण देने के बाद लेखपाल की आख्या कलेक्टर को अग्रसित करने से पूर्व, लेखपाल की जो आख्या है वह कलेक्टर को भेजने से पहले तहसीलदार उस आख्या पर अपना क्या करेंगे? पृष्ठांकन करेंगे, यानी जितने भी पेज में जितने भी विवरण है उसका पृष्ठांकन करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक ना, कितने पन्ने में जा रहा है। फिर इसमें तीसरी बात, इस नियम में तीसरी बात यह है, तीसरा पॉइंट यह है कि लेखपाल की आख्या प्राप्त होने पर अथवा अन्य स्रोत से लेखपाल की आख्या प्राप्त होने पर, कलेक्टर को लेखपाल की आख्या प्राप्त होने पर या किसी अन्य स्रोत से संज्ञान में लेते हुए, ठीक ना, कलेक्टर धारा 122 के विहित चूक अधिकार सौंपने की कृत्य के संबंध में तहसीलदार से आख्या मांगेंगे। अगर लेखपाल की आख्या से या किसी और माध्यम से यदि कलेक्टर को यह बात पता चलती है तो वह तहसीलदार को से क्या करेंगे? आख्या मांगेंगे। तीसरी बात। चौथी बात, जब तहसीलदार आख्या देंगे, आख्या देने से पहले क्या क्या जांच करेंगे? अब सोच लीजिए, ध्यान से समझिएगा इस बात में। तीसरी बात में क्या है? तीसरी पॉइंट में जो भूमिधर है, ठीक है, लेखपाल के द्वारा जो आख्या दिया गया है, यदि भूमिधर जो है उसका जब परित्याग हो रहा है तो लेखपाल की आख्या या किसी अन्य स्रोत के माध्यम से यदि कलेक्टर को यह पता चलता है, संज्ञान में लिया जाता है, तो वह तहसीलदार से आख्या मांगेंगे। तीसरी बात। चौथी बात में, चौथा जो पॉइंट है हमारा, चौथी बात में तहसीलदार आख्या देने के पूर्व, जब यह तीसरी बात में कलेक्टर आख्या मांगेंगे तहसीलदार से, और तहसीलदार क्या करेंगे? उस आख्या को देने के पहले ही क्या क्या जांच करेंगे? तो देने से पहले कलेक्टर को आख्या देने से पहले तहसीलदार उस व्यक्ति का, उस भूमिधर के जो अस्थाई पता है, अंतिम पता है, उस पते पर नोटिस जारी करवाएंगे और नोटिस जारी करवाने के माध्यम से उसे बुलवाएंगे। ठीक है, और नहीं आता है तो जिस ग्राम सभा में उसकी भूमि स्थित है उसमें डुग्गी पिटवाएंगे। डुग्गी पिटवा करके जो वहाँ के साहूकार सलाहकार जो भी हैं उनको सौंपेंगे वह जमीन, और सौंप करके किसी के माध्यम में वह दे करके, और उसका जो कर होगा, भू राजस्व की कर होगी या कोई बंधक होगा या कोई ऐसी कर होगी जो उस भूमिधर के द्वारा दे होगा, वह किसी दूसरे को सौंप करके वह उससे वसूला जाएगा। ठीक है, यह, और तीसरी बात इसमें यह है कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में भूमिधर के विरुद्ध तकाबी या अन्य सरकारी देय बकाया नहीं होगा, या जो प्रश्नगत जो भूमि है उस पर यह आख्या लिया जाएगा कि क्या कोई सरकारी कोई बकाया तो नहीं है इसमें। चलिए हम लोग देखते हैं 15वां।
नियम 15, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नियम 15 क्या है। नियम 15 में है तहसीलदार का रिपोर्ट। तहसीलदार का रिपोर्ट, तहसीलदार का रिपोर्ट। अब तहसीलदार की रिपोर्ट क्या है इसमें, तहसीलदार की आख्या, सॉरी, नियम 114, नियम 114 के अधीन कलेक्टर को भेजे जाने वाले अपनी आख्या में तहसीलदार यह अंकित करेगा कि क्या भूमि धारा 122(1) में विहित लोप या अधिकार सौंपने के कृत्य का दोषी है और क्या उसकी भूमि पर इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार ऋण भार, बंधक या अन्य किसी भार की देयता है कि नहीं। ठीक है, आख्या देने से पहले तहसीलदार यह देखेंगे। नियम 15 में तहसीलदार की जो रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट में यह देखा जाएगा कि इस सब सेक्शन 1 में जो कलेक्टर के द्वारा गृहीत किया गया था, भूमि अधिग्रहण किया गया था, ठीक है, उसमें यह जांच करेंगे कि जब वह भूमि परित्याग हुआ था तो क्या कोई कर, ठीक है, ऋण भार, बंधक या अन्य किसी भार की देय होगा कि नहीं, वह व्यक्ति होगा। यह इसमें रिपोर्ट में, तहसीलदार की रिपोर्ट में होगी। अब नियम 116 क्या है। नियम 116 है कलेक्टर का आदेश। इसमें जो नियम 116 कलेक्टर का आदेश है। अब इसमें कलेक्टर का, तहसीलदार का रिपोर्ट जब मिल जाता है तो उस पर कलेक्टर का आर्डर क्या होगा, आदेश क्या होगा, हम देखते हैं। तहसीलदार की आख्या का परिशीलन करने के पश्चात कलेक्टर यह निर्णय करेगा कि क्या धारा 122(1) के अधीन भूमिधर द्वारा धारित भूमि पर वह कब्जा लेगा और क्या किसी आर्थिक भार, बंधक या अन्य कोई ऋण भार यदि अपेक्षित है तो परिसमाप्त किया जाना है, और यदि ऐसा है तो ऐसी परिसमाप्ति के लिए तरीका और प्रक्रिया का निर्धारण करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो इनका आर्डर होगा तहसीलदार का, जब आख्या मिल जाएगा तो आख्या मिलने के बाद, ठीक है, आर्थिक भार क्या, वह जांच करेंगे क्या आर्थिक भार, बंधक या अन्य कोई ऋण भार है कि नहीं है। यदि है तो उसे, अगर नहीं है तो उसे परिसमाप्त किया जाना है, उसे समाप्त कर दिया जाना है और उसे भूमि को वापस दे दिया जाना है। नियम 117 का है कलेक्टर के द्वारा पट्टे द्वारा भूमि का पट्टा। अब जो देखिए इसमें दूसरी बात में जो हम बताए थे कि अगर ये कलेक्टर इस भूमि को, ठीक ना, नियम 1 में जो भूमि को अधिग्रहण कर लिया है, फिर पुनः जिसकी भूमि है वह वापस लेना चाहता है तो उसे क्या, दूसरी बात में बताए थे कि वह क्या करेगा, उसे पट्टे पर दे सकता है। अब 117 में यही बातें कलेक्टर के द्वारा भूमि को पट्टे पर दिया जाना है। ठीक है, अब नियम 17 में बताया गया है कि नियम 17 में कलेक्टर के द्वारा यही भूमि उसको पट्टे पर कैसे दी जाएगी या किसी को पट्टे पर कैसे दी जाएगी। ठीक है, इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं, हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट है यह कि यह संहिता की धारा 122(1) के अंतर्गत कलेक्टर किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करते हैं तो वह उस भूमि को नियम 105 में दिए गए प्रक्रिया के अनुसार पट्टे पर उठा देंगे। अब जब पट्टा की पूरा पट्टे कैसे होता है, उसका नियम 105 क्या है, ये एक वीडियो में हम बता चुके हैं, आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा है यदि कोई व्यक्ति अथवा भूमिधर जो उस भूमि पर कब्जे का हकदार है, ठीक ना, वाकई में जो उस भूमि का कब्जे का हकदार है कौन है, स्वामी कौन है। ठीक है, धारा 122(3) के तहत जब दावा दाखिल किया जाएगा, ठीक है, यहाँ दावा दाखिल करने की बात बताए थे पॉइंट 3 में, के अंतर्गत बताए गए समय सीमा में उपस्थित होकर यह दावा करता है और उसके दावे को यदि कलेक्टर स्वीकार करते हैं तो वह भूमि उसे दावेदार के पक्ष में बहाल करते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी। और ठीक है,
वह उस भूमि को क्या करेंगे, जब दावा दाखिल होगा तो वह जांच करके दावेदार के पक्ष में वह भूमि को बहाल कर देंगे और कार्यवाही को समाप्त कर देंगे। पुनर्स्थापना आदेश के साथ कलेक्टर पट्टे से वसूली गई रकम दावेदार को वापस कर दी जाएगी और उस पट्टे की भूमि से जो होगी उसे दावेदार से जो वसूली गई रकम होगी वह उसे वापस कर दी जाएगी। यह भी ही समय सीमा में कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता है तो कलेक्टर उस भूमि को अध्यार्पित घोषित कर देगा और उसका कब्जा संबंधित भूमि प्रबंधक समिति को सौंप देंगे। अगर कोई उपस्थित नहीं होगा तो वह जो भूमि होगी, ठीक ना, भूमि प्रबंधन समिति को भूमि सौंप दी जाएगी। पांचवी पॉइंट से यह है कि कह रहा है कि अंतर्गत धारा 122(4) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा धारा 122 चौथी बात जो बताया गया है, ठीक है, के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश को संबंधित तहसील तथा भूमि प्रबंधन समिति के सूचना पट पर चस्पा करेगा और जो संबंधित वह जो ग्राम सभा होगी जहाँ भूमि होगी वह संबंधित जहाँ तहसील होगा वहाँ और प्रबंधन भूमि समिति के वहाँ इस नोटिस को चस्पा करवा दिया जाएगा कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसमें जवाब ज़रूर दे दूंगा आप लोगों को। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।